हेलो नमस्कार दोस्तों, माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हमने जो त्रिभुज का पार्ट एक देख लिया था, अर्थात हमने जो त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम था वहां तक देख लिया था। अब हम उसके आगे से बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ट्रायंगल के बारे में जो बेसिक था कि इनकी जो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है, कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है, इसके अलावा त्रिभुज की जो सर्वांग समता के नियम थे वो देख लिए थे। आज हम बात करेंगे जो त्रिभुज की जो परमेय है उनके बारे में, और जो त्रिभुज की समरूपता का नियम है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समरूपता के बारे में कि समरूपता के क्या नियम है, ठीक है। त्रिभुज की समरूपता देखना आप, समरूप क्या होते हैं? समान रूप, दिखने में वो समान रूप के होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया आपको कि ये दो त्रिभुज, आपके पास में एक त्रिभुज हो गया ये वाला और एक त्रिभुज हो गया आपके पास में ये वाला, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया आपके सामने ए बी सी, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। अब बात सिमिलरिटी की हो रही है। समरूपता मतलब सिमिलरिटी, दिखने में सिमिलर दिख रहे हैं। तो दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? जब उनके कोण तो होते हैं बराबर, कोणों के मान तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका क्या होता है? अनुपात बराबर होता है। अर्थात मैं अगर ये कहूं कि ये दोनों त्रिभुज, जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों समरूप है, ये निशान जो है ये समरूप का निशान है। तो मैं ये कहूं कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। तो ये समरूप कब होंगे? जब इनके संगत कोण बराबर हो, मतलब कोण ए के बराबर कोण पी, कोण बी के बराबर कोण क्यू, कोण सी के बराबर कोण आर, ठीक है। ये संगत कोण तो हो गए बराबर, मतलब संगत कोण तो होने चाहिए उनके बराबर। इसके अलावा उनकी जो भुजाओं का अनुपात है, भुजाएं कौन सी? संगत भुजाएं। जैसे मैं ये कहूं कि इसके संगत भुजा ये है, तो अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी बट्टा पी क्यू, संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। ए बी के संगत कौन सी है? पी क्यू, तो ए बी बट्टा पी क्यू। ये अनुपात बराबर होना चाहिए बी सी बट्टा क्यू आर, ये अनुपात बराबर होना चाहिए सी ए बट्टा आर पी। अर्थात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो वो क्या होना चाहिए? आपका बराबर होना चाहिए। अगर ये अनुपात बराबर है, इनके जो कोण बराबर है, तो वो जो त्रिभुज होगा वो आपका क्या होगा? समरूप त्रिभुज वो कहलाएंगे आपके, ठीक है। ये चीज हो गई बेसिक। अब इसके नियम कौन कौन से हैं समरूपता के? वो दो नियम है, वो देख लेते हैं। इनमें जो सबसे पहला आपका नियम है वो है कोण कोण नियम। जैसे हमने सर्वांग समता में चार नियम देखे थे, हमने भुजा 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 नियम, इसके अलावा भुजा कोण भुजा नियम, कोण भुजा कोण नियम, और एक जो अपना था वो समकोण त्रिभुज वाला, समकोण त्रिभुज भुजा वाला नियम जो था। इसी प्रकार से इसमें दो नियम है, एक तो कोण कोण नियम है। कोण कोण नियम का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लो इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हैं। जैसे मैं ये कहूं कि कोण एक के बराबर कोण पी है, ठीक है। कोण एक के बराबर है कोण पी, इसके अलावा कोण बी के बराबर है कोण क्यू, कोण बी के बराबर है कोण क्यू। दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, सीधी बात तो ये है पहली तो, है ना। तो दो कोण अगर बराबर हो गए, आपको अगर किसी त्रिभुज को, किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो आप उनके कोई दो कोण बराबर सिद्ध कर दीजिए, इसका मतलब वो क्या है? समरूप है। अब जैसे ही आपने समरूप सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब उनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, क्योंकि ये चीज किसमें होती है? समरूपता में होती है ना। तो कोण कोण नियम का क्या मतलब हो गया? आपने कोई दो कोण बराबर कर दिए, इसका मतलब वो जो दोनों त्रिभुज है वो क्या होंगे? आपके समरूप हो जाएंगे, ठीक है। वो दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। एक नियम तो ये हो गया कोण कोण नियम। फिर एक नियम है आपका दूसरा भुजा कोण भुजा नियम। अब देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने सर्वांग समता में भुजा कोण भुजा नियम में क्या पढ़ा था? हमने दो त्रिभुज लिए थे। जैसे यही मान लो, हमने सर्वांग समता में क्या पढ़ा था कि ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू के। देखो हमने अभी भुजाओं को बराबर करने की बात एक बार भी नहीं की है समरूपता में, हमने भुजाओं के अनुपात की बात करी है। सर्वांग समता में हम भुजाओं को बराबर करते हैं, उनका मापन ही बराबर कर देते हैं, जबकि समरूपता में हम भुजाओं का अनुपात को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि सर्वांग समता में हम दो भुजाएं बराबर करते हैं, संगत भुजाएं, और संगत कोण, उन भुजाओं के जो मध्य का कोण है वो बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? जैसे मान लो ये दोनों वो त्रिभुज है, ठीक है, तो इनकी मैंने दो भुजा ले ली, कौन कौन सी? एक भुजा मान लो मैंने ले ली ए बी, तो ए बी के संगत इसकी भुजा कौन सी होगी? पी क्यू।
इसी प्रकार से एक भुजा मैंने ले ली BC और इसकी भुजा हो गई संगत QR। ये भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। एक तो भुजा कोण भुजा नियम में क्या होता है कि किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजाओं का अनुपात जो दूसरी दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए और उनके मध्य का जो कोण है, उनके मध्य का जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। अर्थात उन दोनों भुजाओं जो आपने भुजाएं ली है, जैसे इसके आपने AB और BC भुजा लिया ना, तो इसके मध्य कोण ये बन गया। यहाँ पे आपने PQ और QR भुजा लिया तो उसका मध्य कोण ये हो गया। अगर ये बराबर होते हैं और उन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो इसका मतलब भुजा कोण भुजा नियम से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसके दो नियम है। तो एक नियम आपको समझ में आ गया, कोण कोण नियम है, जिसमें कोई दो कोण आप बराबर करते हो, संगत कोण एक दूसरे के बराबर करते हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जैसे मैं कहूं कि कोई दो त्रिभुज वो सर्वांग सम है तो क्या वो समरूप हो सकते हैं, एक चीज तो ये। फिर दूसरी चीज मैं ये बोलूं कि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या वो सर्वांग सम भी होंगे। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई। तो इसमें जो सही कौन सा है, सही क्या है इसमें, मैंने ये कहा कि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो समरूप होंगे, ये एकदम सही है। सही कैसे है, सर्वांग समता में हमने क्या कहा था कि भुजाओं को बराबर किया था। तो थोड़ी देर आप यहां पे देखना, जैसे मैंने ये कहा कि ये दो त्रिभुज आपके सामने ABC और PQR, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि सर्वांग सम है तो इसका मतलब इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ये मैंने संगत भुजाओं को बराबर कर दिया तो भाई आपने इनका अनुपात निकाला, जैसे AB बट्टा PQ। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, अनुपात क्या आएगा, ऐसे 1 आ गया। ठीक है, वैसे आपने BC और QR का अनुपात निकाला, ये दोनों भी बराबर भुजाएं हैं। बराबर का मतलब क्या आ गया, अगर दोनों दो दो है, तीन तीन है तो काटने पर दो को दो से काटने पर एक ही तो होगा। अब आप देख लो से ये अनुपात हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अनुपात बराबर आते हैं हम क्या बोलते थे उसको, समरूप बोलते हैं, क्योंकि अनुपात तो समरूपता में होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो समरूप भी होंगे, क्योंकि सर्वांग सम में कोण भी बराबर होते हैं, भुजा भी बराबर होता है। तो समरूप पे कोण तो बराबर होते हैं, उस भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तो अनुपात बराबर होता ही है। तो मैंने क्या बोला कि सर्वांग सम होते हैं, इसका मतलब वो क्या है, समरूप भी होंगे। लेकिन समरूप है तो वो सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको लैंग्वेज में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई समरूपता की। अब बात करते हैं इससे आगे, यहीं पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और इनके बारे में। जैसे मैंने ये कहा कि आपके पास में ये दोनों त्रिभुज वो समरूप हैं, फिर मैंने आपको इसमें थोड़ी सी चीज ये और दे दी कि आपका AB और जो PQ का जो संगत भुजाओं उनका अनुपात आपको मैंने दे दिया 3:2। तो मैंने ये पूछा कि कोई दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है और उनकी संगत भुजाओं के एक जोड़े का अनुपात आपको ये दे दिया, तो उनके उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो अगर कोई दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, उनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना वो उन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजा आपको संगत भुजा कौन सी दिख रही है, AB और PQ दिख रही है, तो आप इन दोनों का वर्ग कर दीजिए और उनका अनुपात निकाल दीजिए, वही उनके क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये चीज आगे समझे, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां से आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपको दिया है और आपको उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो आप उनके वर्गों का अनुपात जो निकाल दीजिए वही उनका क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब जो अपना नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है त्रिभुजों के जो प्रमेय हैं। कुछ 5-6 प्रमेय मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्या पूछे जाते हैं, बस आपको वो जो प्रमेय है ना वो उनका स्टेटमेंट याद होना चाहिए, उनको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो याद होना चाहिए आपको। चलिए मैं बता देता हूं आपको। तो हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे, है ना। कुछ थ्योरम्स आपको पता भी है, हो सकता है उनका नाम नहीं पता हो, लेकिन कुछ आपको पता होती है। देखो पहली थ्योरम आपकी पाइथागोरस, पहली थ्योरम आपकी पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को क्या कहते हैं, बोधायन प्रमेय। इसका स्टेटमेंट क्या होता है ये देखिए आप,
मैं त्रिभुज चित्र बना के समझाऊंगा आपको सारे पर में, और स्टेटमेंट में बोल दूंगा। अगर आप लिखना चाहो तो वो लिख भी सकते हो। जैसे मैंने ये कहा कि आपके पास में एक त्रिभुज है ABC, और बिंदु बी पर आपका कोण जो 90 डिग्री का है वो बना हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी बिंदु पर कोण 90 डिग्री है, तो उसके सामने भुजा, उसके सामने की जो भुजा है उसका वर्ग, उसके सामने की भुजा का वर्ग, तो 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है? AC है। AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा कौन सी होगी? एक तो AB होगी, एक BC होगी। तो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो सबसे पहले आपने शेष दोनों भुजाओं का वर्ग कर दिया और फिर उनका योग कर दिया आपने, उनके वर्गों के योग के बराबर होती है। ये क्या होती है? आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही जगह आपको काम आएगी। ये क्वेश्चन आपको ना केवल यहाँ ट्रायंगल में, ट्रायंगल से जुड़े और जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना आपके, हर जगह ये थ्योरम आपको काम में आएगी। बाकी जो और थ्योरम है आपको बताऊंगा वो इतनी काम में नहीं है, वो केवल त्रिभुज के टॉपिक में ही काम आती है, लेकिन ये आपको बहुत जगह काम में, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा काम आती है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाइथागोरस समझ में आ गई क्या होती है प्रमेय? अगर मैं एक स्टेटमेंट इसका बोलूं तो ध्यान से सुनना, आप लिख भी सकते हो। किसी त्रिभुज में 90 डिग्री के, किसी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने बनी भुजा का वर्ग उसके अलावा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये आपकी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, और इसको बोधायन प्रमेय भी बोल देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पाइथागोरस। दूसरी प्रमेय देखना आप, दूसरी एक प्रमेय है आपकी, एक तो थेल्स प्रमेय है, अपोलोनियस थ्योरम। पहले ये देखो आप, अपोलोनियस थ्योरम, आपको हिंदी में भी यही नाम याद रखना है, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या होता है देखना, आपके पास में एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया आपके सामने ABC। किसी त्रिभुज की, पहले मैं स्टेटमेंट बोला हूं, ध्यान से देखना। इसमें जो मैंने ये चीज लिखी है ना, ये आपको ध्यान में नहीं रखनी है कि आप AC स्क्वायर बराबर, इसको रटना नहीं है। कारण क्या है? मान लो ये तो मैंने 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर B पर बना दिया। अगर मैं इसको नाम इसका चेंज कर देता, मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया होता ABC, अगर ऐसे लिख देता तो इसका करण फिर क्या हो जाता? BC हो जाता। ठीक है, तो आपको वो स्टेटमेंट ध्यान में रखना। क्या है स्टेटमेंट? 90 डिग्री के सामने की भुजा का वर्ग। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो जैसे आपको पता होगा कि हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अर्थात कर्ण क्या होता है? जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो आपका कर्ण होती है, और शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब चलिए, तो आपने एक त्रिभुज ले लिया ABC। तो स्टेटमेंट क्या है कि किन्हीं दो भुजाओं, जैसे मैं यहाँ पे AB और AC ले रहा हूं, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा पर आपतित माध्यिका, तीसरी भुजा पर आपतित माध्यिका का वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के दुगुने के बराबर होती है। तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के दुगुने के बराबर होती है। अब आप सोच रहे कि क्या बोल दिया? देखो इसने क्या बोला है, मैं एक एक चीज फिर से बोल रहा हूं। किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, अब मैंने वो भुजा ले ली AB और AC, तो उन दोनों भुजाओं का मैंने क्या किया? वर्ग किया, और उन दोनों का मैंने क्या कर दिया? योग कर दिया। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा, अब देखो ये दो भुजा आपने ले ली, तीसरी भुजा ये है। ठीक है, तीसरी भुजा पर आपतित माध्यिका, तो तीसरी भुजा पर माध्यिका कौन सी है? ये AD माध्यिका हो गई। उस माध्यिका का वर्ग, यह आपने कर दिया माध्यिका का वर्ग। ठीक है, माध्यिका क्या है आपकी? AD, तो AD का वर्ग कर दिया आपने। माध्यिका का वर्ग तथा उससे तीसरी भुजा का आधा, तीसरी भुजा का आधा क्या हो गया? चाहे तो BD ले लो चाहे DC ले लो, दोनों क्या बराबर है? क्यों है बराबर? क्योंकि माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर ही मिलती है। ठीक है, इसका मतलब BD और DC दोनों क्या है? बराबर है। तो तीसरी भुजा के आधे का वर्ग का, आधे का वर्ग कर दिया आपने, और उन दोनों का जो योग होगा, दोनों का योग कर दिया, उसके दो गुने के बराबर होता है। यह आपकी थ्योरम है अपोलोनियस। अब मैं इसका स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको वैसा का वैसा लिख लेना है। तो देखना, आपको ये याद नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अगर मैंने ABC को इधर उधर घुमा दिया,
तो ये चीज पूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने तो ये दोनों भुजा ली है, आप इन दोनों भुजाओं को लेओगे तो आपको माध्यिका यहां से बनानी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, एक जनरल फॉर्म में उसको लेकर चलते हैं। तो देखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा पर आपतित, या यूं कहूं कि अन्य तीसरी भुजा पर आपतित माध्यिका के वर्ग तथा तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के 2 गुणे के बराबर होती है। यह आपको क्या लिख लेना है, इस प्रकार से इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख लेना है। अब आप सोच रहे हो कि ये कहां पे काम आएगी। देखो, ना तो आपको स्टेटमेंट पूछेगा वो, ऐसा भी नहीं है कि स्टेटमेंट देकर आपको वो जो है थ्योरम पूछ लेगा, ये भी नहीं है। स्टेटमेंट देकर थ्योरम का नाम पूछ लेगा, ये भी नहीं होगा। आपको ये काम कहां पे आएगी, मेन चीज ये भी तो है ना। ये देखो काम कैसे आती है, जैसे मान लो यही है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोल दिया कि आपके पास मैंने ए बी दे दी, ठीक है, मैंने आपको ए सी दे दी, और मैंने आपको ये माध्यिका दे दी। मैंने तीनों चीज दे दी है, और मैंने पूछ लिया कि त्रिभुज की तीसरी भुजा बताओ, आप त्रिभुज की तीसरी भुजा बताओ। अब यहां पे थोड़ी बहुत समझने की बात यह कि मैंने आपको बीसी पूछा है, तीसरी भुजा क्या बच गई, बीसी। अब आप एक चीज देखो, इसमें बीसी है क्या कहीं भी, तो आपको थ्योरम आकर भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हो कि बीसी तो है ही नहीं, इसमें कैसे करोगे। आपके पास बीडी तो है ना, आप बीडी तो निकाल सकते हो यहां से। भाई आपके पास में ए बी की वैल्यू रख देखो, आप ए सी की वैल्यू रख दोगे, एडी की रख दोगे, तो बीडी की वैल्यू आप यहां से निकालोगे। बीडी निकाल लिया आपने, आपको चाहिए बीसी। तो मैंने क्या कहा कि बीसी का जो आधा है वो बीडी है। आधा क्यों है, क्योंकि माध्यिका जो मिड पॉइंट पर मिलती है, इसका मतलब ये आधा हो गया इसका। तो बीडी जो आधा है, अगर आपको बीसी निकालना होगा तो बीडी का आप क्या कर दोगे, फिर 2 गुना कर दोगे, तो वो आपके पास में क्या जाएगी, बीसी आ जाएगी। तो समझ में आ गया आपको थ्योरम का यूज कैसे करना है। और इसमें कैसे करोगे, ये तो सिंपल है। आपको कोई 2 भुजा देकर तीसरी भुजा पूछ लेगा, और आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज है, तो तीसरी भुजा अगर कर्ण है, आधार है, लंब है, तो इस फॉर्मूले से आपको वो तीसरी भुजा निकालनी होगी, ठीक है। ये एक तरह से ये फॉर्मूला आपका पाइथागोरस फॉर्मूला ही होता है ये। तो इस प्रकार से इसको काम में लेना है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको स्टेटमेंट याद में रखने होते हैं बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरी थ्योरम देखना आप। तीसरी थ्योरम आपकी कोण समद्विभाजक प्रमेय। तीसरी जो प्रमेय है आपकी वो है कोण समद्विभाजक प्रमेय। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि कोण का समद्विभाजन करेगा, ठीक है। चलिए ट्रायंगल से ही समझेंगे इसको भी। यह आपके पास में एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। एबीसी त्रिभुज है, इसमें आपने किसी भी एक शीर्ष पर बने कोण का क्या कर दिया, समद्विभाजन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये जो एक कोण है, इसका आपने कर दिया समद्विभाजन। समद्विभाजन का मतलब इसको आपने बराबर 2 भागों में बांट दिया। मतलब इधर वाला कोण और ये जो इधर वाला कोण बन रहा है, ये दोनों क्या आपके बराबर है। और ये मान लो कि बीसी को ये डी पर जाकर मिलती है। अब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे मध्य बिंदु पर मिल रही है, क्योंकि ये माध्यिका थी। अब मैंने यहाँ पर आपको ऐसी कोई चीज नहीं बोली है कि ये मध्य बिंदु पर ही मिलेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, अगर माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर ही मिलेगी, ठीक है। अब देखना, मैंने कहा कि कोण का समद्विभाजन कर दिया, तो देखो ये इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक जो होता है वो सामने वाली भुजा को, किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांटता है, उसी अनुपात में बांटता है। किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में आपकी शेष दोनों भुजाएं होती हैं, जिस अनुपात में आपकी शेष दोनों भुजाएं होती हैं। अब देखो, यह आपकी तीसरी भुजा है या सामने वाली भुजा है, तो इसका अनुपात क्या हो गया, बीडी अनुपात डीसी। इसका अनुपात क्या हो गया आपका, बीडी अनुपात डीसी। अब मैंने कहा कि ये जो अनुपात है, ये अनुपात तो वही अनुपात होगा जिस अनुपात में आपकी शेष दोनों भुजाएं हैं, अर्थात ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा, अर्थात ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा वही अनुपात आपका क्या होगा, इन दोनों भुजाओं का होगा, अर्थात बीडी और डीसी का होगा। अब अगेन वही बात की सर, इसको काम में कैसे लेना है, काम में कैसे लोगों देखना, इसमें आपको क्या होगा, या तो ये अनुपात ही पूछ लेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये कहा आपको
कि ये भुजा आपकी जो है वो 7 है और ये 5 है, ठीक है, ये लंबाई में 5 है। और मैंने ये कह दिया कि इन दोनों भुजाओं के मध्य जो कोण बना हुआ है, इन दोनों भुजाओं के मध्य, देखो कोण आपको वही देगा जिन दो भुजाओं के मध्य का आपको अनुपात दिया हुआ होगा, ठीक है। इन दोनों भुजाओं के मध्य के कोण का समद्विभाजन किया और आपको बीसी भुजा पर डी पर मिलता है, तो आपको अनुपात बताना है बीडी और डीसी का, ठीक है। तो आपको अनुपात बताना है बीडी और डीसी का। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोण का समद्विभाजन करने पर वो जो अनुपात बनता है वो शेष जो दो भुजा थी, ऊपर वाली अन्य दो भुजा थी, उन दोनों के अनुपात के बराबर ही होता है। तो उन दोनों का अनुपात यहाँ पे देखो 7 और 5 है, तो अनुपात कितना हो जाएगा आपका 7:5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अनुपात है ये भी आपका क्या होगा 7:5 ही होगा, ठीक है। एक तो यहां से ऐसा सिद्ध एकदम सरल क्वेश्चन बन जाए। यहां से मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ये तो बीडी और डीसी का अनुपात पूछ लिया, अगर वो ऐसे पूछ ले आपको कि बीडी अपॉन में बीसी का अनुपात बताओ, भाई इतना क्वेश्चन सेम आपका 7:5 जो एबी और एसी का अनुपात आपको दे रखा है, तो इससे आपके पास बीडी और डीसी का अनुपात तो ये आ गया 7:5 ही आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीडी और बीसी का अनुपात बताइए आप, तो बीडी तो देखो ऊपर 7 है, अब आपको नीचे देखना बीसी, बीसी देखो किससे मिलके बनाया, बीडी प्लस डीसी से, तो बीडी आया आपका 7 और ये आया आपका 5, तो 7 और 5 कितना हो गया 12। तो आपको इस प्रकार से भी वो पूछ सकता है, माइनस करके भी पूछ सकता है, वो हो सकता है आपको यहाँ पर माइनस करके भी पूछ ले, या फिर ऐसे सिंपल तरीके से आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चीज समझ में आगे कैसे करना है, आपको बस इनका जो स्टेटमेंट है ना वो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट है आपकी है मध्य बिंदु प्रमेय। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी मध्य बिंदु प्रमेय। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। देखो ये क्या होती है, आपके पास में वही त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे दिया आपने एबीसी। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तो आपने मान लो एक तो एबी ले लिया आपने, एक ले लिया आपने एसी, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये लो जी, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, ये लो जी आपने मिला दिया, मध्य बिंदु को मिलाने पर जो नई भुजा बनती है, ये नई भुजा बन गई आपके पास में, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया डी। तो जो मध्य बिंदु को मिलाने पर जो भुजा बनती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने एबी भुजा का मध्य बिंदु और एसी भुजा का मध्य बिंदु है, उन दोनों को मिला दिया, तो मिलाने से आपकी भुजा कौन सी, डी भुजा बन गई। ये देखो डी भुजा, ये तीसरी भुजा बीसी की क्या होती है, समांतर होती है और उसकी आधी होती है, अर्थात जो डी जो भुजा बनी वो तीसरी भुजा बीसी की आधी होती है। तो मैंने तीसरी भुजा बीसी को क्या कर दिया, आधा कर दिया। कहने का मतलब क्या है, अगर ये आपके पास में 8 है तो ये क्या होगी फिर 4 होगी, लेकिन होगी कब, ये तभी होगी जब आपने इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया है, तभी ये इसके समांतर होगी और इसकी आधी होगी। इसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। तो स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी भुजा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है, ठीक है। ये इसका हो गया स्टेटमेंट। चलिए फिर नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी, नेक्स्ट आपकी जो थ्योरम वो है थेल्स प्रमेय। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी वो है थेल्स प्रमेय। क्या होती है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय को हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल रेशियो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास में एक त्रिभुज होता है, ए बी सी नाम दे दिया मैंने इसको। अब इसमें क्या होगा कि आपने किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची, जैसे मान लो आपने ये भुजा ले ली बीसी और इसके समांतर आपने इसे रेखा खींच दी।
यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया था, यहाँ पे हमने इसकी भुजा के मध्य बिंदु को लेकर रेखा खींची थी, तो वो तीसरी भुजा की हमने बताया था कि वो समांतर होती है। कब होती है? जब वो दोनों मध्य बिंदु। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक भुजा ले लो आप और उसके समांतर एक रेखा खींच दो। रेखा खींच दिया आपने और इस रेखा जो है इन भुजाओं को डी और ई पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में काटती है। समान अनुपात में कैसे? मतलब इधर जो आपका बन गया एडी अनुपात डीबी, इधर जो आपका अनुपात बन गया एडी अनुपात डीबी, वो का वही अनुपात जो इधर भी आपका जो ए अनुपात इसी है, ये दोनों अनुपात आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है, अर्थात अगर मैं लैंग्वेज में बोलता हूं तो ध्यान से सुनना, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आगे चीज में अब आप अगेन वही बात है कि सर काम में कैसे आएंगी, काम में वही आ जाएंगी। जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि ये आपका 3 है, ये 2 है, ये मान लो कि आपका 6 है और ये आपका अक्ष है। ठीक है, ये आपका क्या है, अक्ष है। तो इस अक्ष का मान बताओ। अब इसमें आपको ये बोलेगा कि जो डीई है वो इस बीसी के क्या है, समांतर है, तो आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से वो आपको क्वेश्चन पूछेगा। और यहां से भी वही चीज है, अगर मैंने ये बोल दिया ना कि दोनों मध्य बिंदु को मिलाने पर ये जो रेखा है मध्य बिंदु को मिला दिया, वो इतना आपको बोल देगा, तो आपको ये भुजा देखकर वो ये पूछ सकता है या ये नीचे वाली देखकर ये पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट ही नहीं पता होगा, आपको गुणधर्म ही नहीं पता होगा, तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे। बाकी इजी है, ऐसा कोई है ही नहीं इसमें कि वो आप कर नहीं सकते, लेकिन वो स्टेटमेंट पता होना जरूरी है कि एक्चुअल में अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपका ये आंसर उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन आपको जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ सूत्रों की और बात कर लेता हूं। थ्योरम आपको ये 5 ही याद में रखनी है। इसके अलावा एक दो थ्योरम और वो और बता देता हूं मैं आपको, हालांकि उनका कोई नाम नहीं है, वो हम बेसिक है, वो हमें ऐसे भी याद होनी चाहिए। एक थ्योरम है वो और बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है वैसे वो। इसको वैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की त्रिभुज प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। बाकी आप उसको ऐसे मत याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसको शॉर्ट तरीके से मैं बताता हूं कि कैसे आपको काम में लेना है। इसमें यह बोला जाता है कि कोई त्रिभुज है, अब देखो इसने बोला है कि 90 डिग्री, इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज तो है। आपने इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब देखो एक कोण 30 होगा, एक कोण 60 होगा, आपको ये नहीं पता कि भाई ये 30 है ये 60 है, 90 फिक्स हो गया। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपका 60 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका 30 डिग्री हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है ना। अब देखो ये काम में कैसे आती है, इसमें यह बोला जाता है कि अगर किसी त्रिभुज के कोणों जो है वो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के अनुपात में हो, तो उनकी जो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो होता है 1/√3/2, 1/√3/2। लेकिन मैंने ये बोला कि आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, याद कैसे रखना है वो देखो, काम में कैसे लेना है। मैंने ये कहा आपको कि ये कोण आपको पता है 30 डिग्री है, आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने आपको ये बीसी भुजा ये दे दी, मैंने आपको 10, ठीक है, मैंने आपको बीसी भुजा दे दी 10। मेन चीज तो वो तो है ना कि इसको काम में कैसे लेना है। मैंने आपको बीसी भुजा दे दी 10। अब आपके पास में मैं देखो क्या प्रश्न कर सकता हूं, मैं आपको ऐसी भुजा पूछ सकता हूं, मैं आपको ए बी भुजा पूछ सकता हूं। तो एक तरीका तो जो सर्वमान्य तरीका है आपका त्रिकोणमिति का, जो लाल बट्टा कक्का वाला जो होता है, लाल बट्टा कक्का आप जानते हो क्या होता है, लाल बट्टा कक्का त्रिकोणमिति अनुपातों में हम पढ़ते हैं, सबको पता है लाल बट्टा कक्का। इसका मतलब लंब बट्टा कर्ण होता है, इसका मतलब आधार बट्टा कर्ण होता है, इसका मतलब लंब बट्टा आधार होता है। और वापस इसके विपरीत चलेंगे तो यहां से आधार बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार और कर्ण बट्टा लंब। तो ये जो सूत्र होता है ऊपर से ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये टेन का होता है। फिर नीचे से चलेंगे तो ये कोट का होता है, ये आपका सेक का होता है और ये आपका कोसेक का सूत्र होता है। ये आप सभी ने पढ़े होंगे।
अब एक तरीका तो है, आपको देखो इसमें क्या दिया है, ये कोण दिया हुआ है। देखो एक चीज और बताऊं आपको, ये कर्ण आपको ये पता है 90 डिग्री के सामने भुजा वाला कर्ण होता है, लेकिन लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, इसका निर्धारण है ना, हम कभी ऐसे नहीं करते कि ये लंब है ये आधार है, नहीं। लंब जो वो होता है जब आपको कोई एक कोण दे दिया होता है, उसके सामने की भुजा, यहां पर आपको कोण 60 डिग्री वाला दिया है, इसका मतलब इसके सामने की भुजा तो क्या होगी आपकी, लंब होगी, और जो शेष बच गई वो क्या हो जाएगी, आधार। अगर आपको यहां वाला कोण दिया होता तो इसके सामने की भुजा ये तो होती लंब, और जो शेष बच गई वो क्या होती, फिर कर्ण होती। ठीक है, अब देखना आप यहाँ पे मैंने ये कह दिया कि सर ये 60 डिग्री है, और ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया 30 है, ये भुजा आपको 10 दे दी गई है, तो मेरे को आप ए बी और ए सी का मान बताओ। तो देखना कैसे बताएंगे। अब ये आपको जो 10 मान दे रखा है, ये कौन से कोण के सामने दे रखा है, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री के सामने वाला मान दे रखा आपको। तो देखना आप, मैं यहाँ पे ये भी थोड़ा सा लिख देता हूं, 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो आपको 30 डिग्री के सामने वाला मान दे रखा है 10, आपको चाहिए 60 डिग्री के सामने, ये भुजा चाहिए, मतलब 60 डिग्री के सामने चाहिए ना, तो 30 से 60 पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 10 है, 60 पर जा रहे हो तो 10 को √3 से आपको क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा। आगे चीज समझे, आपको 30 डिग्री के सामने वाला दे रखा, 60 डिग्री के सामने वाला पूछे है, तो आपको √3 से गुणा करना पड़ेगा। यही चीज उल्टी हो जाए तो उल्टी कैसे, आपको 60 डिग्री के सामने वाला मान देते और 30 के सामने वाला मान पूछे, तो आपको √3 से भाग दे देना है। समझ गए इस चीज को, अगर 30 से 60 पे जा रहे हो तो गुणा कर देना है, 60 से 30 पे आ रहे हो तो भाग दे देना है। उसी प्रकार से आपको 30 के सामने वाली भुजा दे रखी है और 90 के सामने वाली पूछे, तो आपको 2 से गुणा करना है। तो आपको कितने से करना है, 2 से। तो 10 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो इसका मतलब ये भुजा 20 हो गई आपकी, और ये कितनी हो गई, 10√3। चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि 30 से 60 पर जाते हैं तो √3 से गुणा करते हैं, 30 से 90 पर जाते हैं तो 2 से गुणा करते हैं। लेकिन अगर 60 से 90 पर जाए या फिर 90 से 60 पर आए तो क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो है इसको आपकी 2/√3 और √3/2 वाला सिस्टम अपनो। एक और बढ़िया तरीका बताओ, जैसे मान लो 90 के सामने आपको 20 दे रखा है और आपको चाहिए 60 के सामने वाला, तो आप 90 और 30 में तो रिलेशन जानते हो आप भाई, 30 से 90 पर जाएंगे तो हम 2 से गुणा कर देंगे, और 90 से 30 पर जाएंगे तो 2 का भाग दे देंगे। लेकिन 90 और 60 का रिलेशन या तो यहां से निकाल लो, अगर ये नहीं समझ में है तो सरल तरीका क्या है, जैसे मैंने कहा ये 20 है, आपको चाहिए 60 वाला, तो पहले आप 90 से 30 पर जाइए। 90 से 30 का मतलब कि 90 डिग्री का मान अगर आपके पास में 20 है तो 30 डिग्री का कितना होगा, 10 होगा। फिर आप 10 से किस पर चले जाइए, 60 डिग्री वाले मान पर चले जाइए। मतलब 90 और 60 में डायरेक्ट रिलेशन में मत जाइए आप, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ आप, पहले 90 से 30 पर चले जाओ। अगर क्वेश्चन करोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल से समझाता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके पास में ये त्रिभुज है एपीसी। इस बार चलो मैंने ये मान लिया कि ये कोण आपका 60 है, ठीक है, और ये कोण आपका 90 है। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये भुजा मान लो आपकी 20 है, ठीक है, ये भुजा आपकी 20 है, मतलब 60 के सामने वाली भुजा आपको दे दी और आपको ये पूछी है यहां वाली ऐसी भुजा। तो मेरे को 60 से 90 पर जाने को मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, पहले मैं 30 का मान निकालूंगा, पहले मैं जो 30 के सामने है वो निकालूंगा, फिर 30 से 90 पर जाना मेरे को आता है कैसे, 2 से गुणा करके। तो पहले आप 60 से किस पर जाओगे, 30 पर। 30 पर जाने के लिए क्या करते हैं, √3 का भाग देते हैं। 60 से 30 पर जाने के लिए क्या करते हैं आप, √3 का भाग देते हैं। ये देखो ये रहा आपका 30 डिग्री वाला कोण, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, तो मैंने 60 के में जो आपकी भुजा दे रखी है उसमें आपका √3 का क्या दे दिया, मैंने भाग दे दिया। अब मेरे पास 30 डिग्री वाला आ गया, 90 पर जा सकता हूं कैसे, 2 से गुणा करके। तो मैंने इसको 2 से गुणा किया तो 20 दूनी 40 से, और बट्टा में क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कहां पे काम आते हैं, आपके त्रिकोणमिति वाले में, जो आपके ऐसे वो होते हैं ना पेड़ों की ऊंचाई वाले क्वेश्चन, आपने ऐसे पढ़े होंगे कि जैसे मान लो एक पेड़ जो यहां से टूट के ऐसे गिर जाता है ना, ऐसे मान लो यहां से टूट के ऐसे जमीन को छूता है, ये जो है जमीन से 10 मीटर की दूरी पर गिरता है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई बताइए। ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप इसे डायरेक्ट कर लिया करो। फिर जैसे वो बताएगा कि वो 30 डिग्री बना के उसको जो है मिल रहा है, वो 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 60 हो गया। वो कह रहा है कि ये 10 की दूरी पर जा रहा है, तो पहले आप 30 वाला निकालोगे तो वो जाएगा 10/√3, ठीक है। और जो यहाँ पे जो दूरी आती है ना,
एक्चुअली में क्या था कि वो पेड़ यहाँ से यहाँ पर गिरता है, तो जितनी दूरी यहाँ पे होती है वही यहाँ पे आके गिरते हैं। तो आपको 90 के सामने वाली चाहिए, तो 90 के सामने वाला आ जाएगा 20/√3। कैसे पता चला? क्योंकि 30 के सामने 10/√3 है, उसको 2 से गुणा कर दिया तो 90 के सामने वाला आ गया। आपको वो पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछता है, तो जितनी दूरी यहाँ पे वही आपकी यहाँ पे होती है, तो ये होगी आपकी 20/√3। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वो हो जाएगी आपकी 30/√3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगी 10√3। डायरेक्ट करोगे ऐसे क्वेश्चन, या फिर कैसे करोगे? अगर ये नहीं पता आपको तो पहले आप इसमें लाल बट्टा कक्का लगाओगे, टेन थीटा का सूत्र लगाओगे, फिर इसको अक्स मानोगे, फिर ऐसे करोगे आप। डायरेक्ट इस तरीकों को याद रखो और डायरेक्ट क्वेश्चन को करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे अपन। नेक्स्ट जो भी होगा इसका अभी पार्ट बहुत है, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, अभी इसके सूत्र मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होना वाला आपके लिए, जितने भी सूत्र वो करेंगे अपन। ठीक है, तो अगर आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।